मांग लेनी चाहिए। आपको लगता है कि ये कहीं गाइडलाइन में कहीं मेंशन नहीं है तो उसको अपन, क्योंकि ये जो भी अपन करते हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो गाइडलाइंस होती हैं उसी गाइडलाइन में वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि नागौर पॉलिटेक्निक कॉलेज कुछ और एडमिशन प्रोसेस कर रही है, जालोर पॉलिटेक्निक कॉलेज कुछ और कर रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक तो ये चीज हो गई कि ये इक्विवेलेंसी कहां से चेक करनी और मेरिट कैसे अलॉट होती है। अब सेकंड पार्ट है कि रिजर्वेशन पोर्शन। अगर जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेज में एक कॉमन इनटेक 40 की लेकर चलते हैं तो उसमें एससी के जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का वो 16% है, और 16% का 6.4, तो ये नियर अबाउट राउंड अबाउट कर दिया जाता है, तो ये 6 सीट होगी। और 6 का जो फीमेल रिजर्वेशन होता है वो 25% होता है, तो 25% में 1.5, तो ये 2 फीमेल और 4 मेल, ये इस टाइप से। और इसका बाइफर्केशन विवरणिका के टेबल पर भी दे रखा है, थोड़ा स्टैंडर्ड दे रखा है, 20, 30, 40, 60 जो कॉमन यूज आती हैं। और एसटी में है 12%, तो ये हो जाती है 5। फोर और 1, और ओबीसी में है 21%, 8, 2 और 6। अभी 3-4 सालों से एमबीसी पर भी 5% रिजर्वेशन है, और इसमें 2 सीट बन जाती हैं, तो 1 और 1, क्योंकि 25% करते ही 2 का 0.5 को नियर अबाउट में 1 राउंड अप। हाँ, सब में 25 है। और फीमेल का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रहेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट नहीं आती हैं, इस केस में जैसे एमबीसी में फीमेल कैंडिडेट नहीं आती हैं, तो दोनों सीटें मेल से भरी जाएगी। और फिर वो पता ही है कि बाद में अगर ये भी नहीं आते तो जनरल से भरी जाती है। ईडब्ल्यूएस का 10% है, तो 10% की सीट हो गई 4, 3 और 1। ईडब्ल्यूएस इस साल से पहले 2 साल पहले सुपरनेमरी सीट्स होती थी। सुपरनेमरी सीट्स का मतलब होता है कि 40+4 कर दी जाए। तो 2 साल पहले तो ऐसा भरा जाता था कि सुपरनेमरी सीट्स होती थी तो वो 4 एडिशनल होती थी, पर उसमें क्या होता था कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ उसमें एआईसीटी में एक गाइडलाइन थी कि अगर आप, पहले सरकार का यही था कि किसी भी रिजर्वेशन की सीट को रिड्यूस नहीं करते हुए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देना है, पर उसके लिए क्या करना होता था कि हर कॉलेज को विद इन 2 से 3 ईयर में उसकी कैपेसिटी प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज करनी थी, प्रोपोर्शनेट में कैपेसिटी इंक्रीज करनी थी, और उसको फिर ईडब्ल्यूएस को अलग से करना था। तो किसी भी राजस्थान सरकार में क्या हुआ कि ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई एआईसीटी की गाइडलाइंस को, तो फिर क्या किया कि जो ये ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो जनरल में से माइनस होगा। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जनरल में से माइनस होगा। तो ये रिमेनिंग सीट्स 6, 14, 19, 24, तो ये 16 सीट्स जनरल के लिए हो गई। नहीं, 15 सीट, तो टोटल 40 होनी चाहिए। और इसमें रिमेनिंग ये 25% फीमेल और रिमेनिंग मेल, तो ये एक मिनट, हाँ इसमें ये ईडब्ल्यूएस -4 हो गया। हाँ, -4 हो गया, टोटल 40 होनी चाहिए, टोटल 40 होनी चाहिए। हाँ, अब दूसरा TFWS, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम।
TFWS की सीट 5% होती हैं, तो 5% के हिसाब से दो सीट होती है, और ये 2 सीट इसके लिए ये अलग से होती है 40+2, तो ये टोटल 42 हो जाती है। TFWS में कोई तरह का रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन नहीं है इसका मीनिंग है किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट आ सकता है। ट्यूशन फीस वेवर स्कीम पे किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट आ सकता है, मतलब SC का भी हो सकता है, ST का भी हो सकता है, TFWS का बेनिफिट OBC का भी ले सकता है, EWS का और जनरल का भी ले सकता है, तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। और TFWS का जो कंसेप्ट है सरकार का कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जैसे EWS के पहले कि ऐसे स्टूडेंट आ जाए जिनकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर सकते हैं, और वो कब करेंगे, जब उस कॉलेज में उस ब्रांच में 40 के एडमिशन हो जाए। तो सरकार ये मानती है कि अगर 2 स्टूडेंट एडिशनल भी पढ़ लेते हैं तो उससे उसके इंस्टीट्यूट पर कोई फाइनेंशियली एडिशनल बर्डन नहीं आएगा। 5% जैसे 40 की एक क्लासरूम की कैपेसिटी है, तो उस क्लासरूम में 42 भी बैठ जाते हैं, तो उससे उसके इंस्टीट्यूट पर कोई भी फाइनेंशियल एडिशनल बर्डन नहीं आएगा, और उन 2 स्टूडेंट को ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर दी जाए। 40 से ऊपर है या 40 से ऊपर है जो भी में से टॉपर जो होते हैं वो देते हैं। हाँ, उसी में से आप देते कैसे हैं? उस पर आ जाता हूं। मतलब इसका जो बेसिक गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था कि वो 5% स्टूडेंट उसमें एडिशनल बैठ सकते हैं और उनकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर दी जाए। ये सेटेलाइट वहां पे करके भेजते हो ना। हाँ, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? अब हमारा क्या जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, तो अलॉटमेंट प्रोसेस में जो ट्यूशन फीस TFWS का जो बेसिक कंसेप्ट है कि भाई उसकी फैमिली की ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। फैमिली की ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। नहीं, 8 है। 8 TFWS में मैं अभी उसमें बता देता हूं, ये जहां लिखा हुआ है मैं अभी उसमें विवरणिका में एक एक चीज बता दूंगा कि ये कहां कहां मेंशन है। तो 8 लाख से कम, तो अपन को चेक इतना सही करना है कि उसकी ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। और अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं कि सेंट्रलाइज एडमिशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट अब मतलब जब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते हैं तो उससे ये इनकम भरवा दी जाती है कि उसकी 8 लाख से कम है या 8 लाख से ज्यादा है। उसका कोई भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन में नहीं मांगा जाता है, किसी भी रिगार्डिंग इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। बस उससे एक सेल्फ डिक्लेरेशन कि वो अपनी इनकम 8 लाख से कम भर रहा है या 8 लाख से ज्यादा भर रहा है। जैसे वो 8 लाख से कम भरता है तो उसको अलॉटमेंट प्रोसेस में जो अलॉटमेंट साइकिल चलाई जाती है, वो अगर 40 की इंटेक है तो 42 की इंटेक पर साइकिल चलाई जाती है। और उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट मेरिट वाला स्टूडेंट है किसी भी कैटेगरी का है, उसको अगर फर्स्ट अलॉटमेंट होगा, जैसे 100% वाला पहला स्टूडेंट आ गया और वो जैसे कोटा केमिकल में मिल गई उसको, तो उसको TFWS आगे लिख दिया जाता है कि ये TFWS वाला कैंडिडेट हो गया। गर्ल्स को लिख के भेज देते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, हमने ये कुछ भी ऑनलाइन चेक नहीं किया जाता है, ऑनलाइन कुछ भी चेक नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट की 8 लाख से कम है तो उसको, इसका गर्ल्स का बेसिक रीजन क्या है कि ये सारे रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट में ट्यूशन फीस, और ये प्राइवेट में किसी का ना तो कोई SC ST के लिए ट्यूशन फीस वेव ऑफ है, ना फीमेल के लिए कहीं नहीं है। और प्राइवेट में 38,000 इनिशियली फीस होती है, तो वहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए, और गवर्नमेंट में तो क्योंकि काफ़ी कैटेगरी में ट्यूशन फीस ऑलरेडी वेव ऑफ है, तो उसको फिर बाद में कैसे इंप्लीमेंट करना वो भी मैं आ जाता हूँ कि ये जो हमारा सेंट्रलाइज प्रोसेस है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए इक्वल रहता है। तो 8 लाख से कम, और इनिशियली फर्स्ट जो 2 अलॉटमेंट होंगे और वो किन के होंगे, बट नेचुरल है हायर मेरिट वाले के होंगे, तो उनको TFWS लिखा हुआ जाता है। अब ये कैंडिडेट बेनिफिट कब लेगा? ये बेनिफिट तभी लेगा कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि जयपुर में मैकेनिकल में 40 की इंटेक है और 2 TFWS मिला लें तो 42, और ये अगर एडमिशन सेंट्रलाइज प्लस डायरेक्ट एडमिशन मिलाते हुए 42 एडमिशन हो जाते हैं तो 2 स्टूडेंट को TFWS का बेनिफिट मिलेगा, और 41 है तो एक को, 40 है तो किसी को भी नहीं मिलेगा। और तो किसी को भी नहीं मिलेगा। हाँ, 40 सीट तो 40 प्लस, नहीं 30 की इंटेक हुई तो, या 30 एडमिशन हुए, हाँ तो 30 की इंटेक हुई तो 30+2,
30 + 2, हाँ 5% है, तो 5% में 31.5 होता है, राउंड ऑफ में 32 हो गई सीट, और 20 है तो 1 सीट ही हुई। तो अगर ये तो TFWS का बेनिफिट कैसे मिलेगा, अगर टोटल या कुल मिला के ये कहते हैं कि 42 स्टूडेंट की कॉलेज में फीस की रिसिप्ट कट गई हो, या 41 की कटी तो एक को मिलेगा, 40 की कटी तो किसी को भी नहीं मिलेगा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे सेंट्रलाइज एडमिशन में अगर 2 बच्चे आ गए और ट्यूशन फीस लिखी हुई थी, पर उन्होंने इंटरनल स्लाइडिंग में ब्रांच चेंज करवा दी, तो उसका राइट चला गया। जैसे किसी ने अगर या मैकेनिकल में ट्यूशन फीस वे ऑफ में उसका सेंट्रलाइज एडमिशन हुआ और वो मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस में चला गया स्टूडेंट, तो उसकी ट्यूशन फीस का राइट चला गया। और सेंट्रलाइज में अगर 2 अलॉटमेंट आ गए और वो लास्ट तक स्टैंड रहते हैं तो उन्हीं को ही देना है प्रायोरिटी वाइज। अगर सेंट्रलाइज के एडमिशन दोनों नहीं आ पाए कोई कारण से और डायरेक्ट एडमिशन में 42 एडमिशन हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स अपने लेवल पर एक कमेटी बनाता है और उनमें टॉप 4 या 5 स्टूडेंट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, तो उनको फर्स्ट 2 स्टूडेंट अगर मेरिट के अकॉर्डिंग 2 स्टूडेंट से एक इनकम सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। अगर वो इनकम सर्टिफिकेट देने में सक्षम है तो उन दोनों को ट्यूशन फीस का बेनिफिट दे दिया जाता है। अभी क्या 2 इंस्टॉलमेंट में फीस ली जाती है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो जब तक भर देता है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट में अगर वो उसको उससे पहले उसका केस डिसाइड हो जाता है कि किसको TFWS का बेनिफिट मिलेगा, और उन स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उनको बेनिफिट सेकंड इंस्टॉलमेंट में फीस को रीइंबर्स करके बेनिफिट दे दिया जाता है। तो ये TFWS का बेनिफिट देने का मेथड हो गया। तो जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर तो पूरे हुए नहीं एडमिशन, हाँ फर्स्ट ईयर के नहीं हुआ, लेटरल में यदि वो पूरे हो जाते हैं तो तब नहीं फिर बाद में नहीं, अगर फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड होगा और वो फिर 3 साल कंटिन्यू लेगा। फर्स्ट ईयर के बाद भी ब्रांच चेंज हो गई तो भी राइट गया, फर्स्ट ईयर के बाद स्टूडेंट ट्रांसफर करवा लेता है तब भी राइट गया। लेटरल एंट्री की सीट्स अलग है, वो लेटरल एडमिशन के स्टूडेंट को ही मिलेगा, और उसमें कितने % रिजर्वेशन है, 5%। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में 40 सीटें, हाँ 30 एडमिशन हमारे फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं, हाँ। 10 सीटें हमारी वैकेंट रहेगी। हाँ 10 सीटें वैकेंट रह गई। अब सेकंड ईयर में जाके हमारे लेटरल एंट्री से 12-13 बच्चे आ गए हमारे पास, हाँ 12-13 गए। 40 + 2 42 हो गए। तो क्या अब नहीं, एक्चुअल में क्या होगा कि लेटरल अगर 30 एडमिशन हुए ना, तो लेटरल में क्या करता है कि उसको 40 सीट ही 10 ही वैकेंट मानता है, 12 वैकेंट नहीं मानता है, तो उसका ट्यूशन फीस का कोई राइट नहीं। ये सीट भी कैरी फॉरवर्ड कब होती है, जब आपके 42 एडमिशन हो गए हैं, अगर 40 हुए और 39 एडमिशन हुए सपोज, तो लेटरल में 1 सीट ही वैकेंट कहलाएगी, 3 वैकेंट नहीं कहलाएगी। अब हम क्या कि ये प्रोसेस को हमको सेंट्रलाइज में एडवांस लेकर चलना पड़ता है कि हम 42 का एडमिशन लेते हुए फिर साइकिल ऑनलाइन अलॉटमेंट होता है। उसका क्या रीजन है कि अगर हम 40 का अलॉटमेंट कर दें, फिर हम चेक करेंगे हाँ 40 स्टूडेंट आ गए, फिर उसको 2 सीट एडिशनल दें, तो 2 सीट बाद में एडिशनल देने से क्या होगा, लोअर मेरिट वाला ट्यूशन फीस का बेनिफिट ले लेगा। और हम क्या चाहते हैं कि इसमें रूल्स क्या है, हायर मेरिट वाला ट्यूशन फीस का बेनिफिट लेगा। अगर जैसे सेकंड ईयर में बच्चे आते हैं तब तक बहुत सारे बच्चे नाम कटा चुके होते हैं, जैसे 40 नहीं, नाम वो फीस भरने के बाद नाम कटवाते हैं, तो अपने अगर फीस आ गई तो बेनिफिट लेगा, हाँ आगे कैरी फॉरवर्ड लेगा। हाँ नाम कटवा, वो तो एक बार फीस यही देखते हैं कि फीस डिपॉजिट हो गई, तो फीस डिपॉजिट हो गई तो ट्यूशन फीस का फीस डिपॉजिट से पहले नाम कटवा लेता है। अपन को 42 स्टूडेंट की फीस ही डिपॉजिट नहीं हुई तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एसटी में क्या है, हम सेंट्रलाइज में क्या होता है कि 45% रिजर्वेशन ट्राइबल के लिए है, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर बेल्ट के उनको एडिशनल रिजर्वेशन है टीएसपी एरिया में, तो उसमें इतना सही देखा जाता है कि एसटी में इस जोन से है या नहीं है, तो वो 5% सीटें इसी में से जाएगी, इसी का ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पार्ट है, और इसमें ओनली सेंट्रलाइज एडमिशन में ही होता है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन में टीएसपी का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये एक पार्ट हो गया कि एसटी में 45% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब जो दूसरे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो बता देता हूं। ये तो सभी अपने जो एडमिशन प्रोसेस करते हैं वो कैटेगरी ए में आ गए, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, एमबीसी, ये सब। अब आ जाता है जैसे ये एक्स सर्विसमैन,
एक्स सर्विसेज में 1 to 9 तक प्रायोरिटी दे रखी है, कैंडिडेट किस में बढ़ता है, और एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन होता है वो 5% होता है, और ये ओनली सेंट्रलाइज एडमिशन में ही बेनिफिट देते हैं, डायरेक्ट एडमिशन में एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं देते हैं। तो जो डिपेंडेंट ऑन डिफेंस पर्सनल का एक सर्टिफिकेट लेकर आता है, तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि वो कैटेगरी 1 to 9 में किसका है। अगर कैटेगरी फर्स्ट का है तो उसको फर्स्ट मेरिट दी जाती है, कैटेगरी सेकंड का है तो सेकंड, और लास्ट में 9th का है तो 9th में मेरिट में दी जाती है। तो ये प्रायोरिटी वाइज हो गया। और इसमें भी क्या है, 50% सीट्स फीमेल के लिए है। जैसे 40 की इंटेक हुई तो एक्स सर्विसमैन की 2 सीट बनी, तो 2 सीट में से 1 सीट फीमेल के लिए, 50% सीट फीमेल के लिए। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो एक्स सर्विसमैन का है, तो वो जनरल का भी हो सकता है, एससी का भी हो सकता है, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। तो जो अपन ने अभी बाइफर्केशन देखा, तो अगर सपोज वो एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी का है तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एससी में से 1 सीट माइनस कर दी जाएगी, एसटी का है तो एसटी में से, ओबीसी का, अगर दोनों एससी का तो दोनों एससी में से माइनस हो जाएगी, अगर दोनों जनरल का है तो दोनों जनरल में से माइनस होगी। माइनस कहाँ से होगी, जिस कैटेगरी का स्टूडेंट है उसी का ही। और अपन को देखना इतना सही है कि एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है, और इसका क्या है, एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अलॉटमेंट किया जाता है। तो वो भी कोविड से पहले इन कैंडिडेट को फिजिकली कॉल किया जाता था, राजस्थान का सबका जोधपुर में कॉल किया जाता था, वो अपने कैंडिडेट सेल्फ आते थे और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आते थे। उसका बेसिक पर्पज क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इन कैंडिडेट को अगर बाद में रिजर्वेशन देना पॉसिबल नहीं है, और बाद में हमको सीट मैट्रिक्स में पता होना चाहिए कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स वैकेंट है। तो ये एक्स सर्विसमैन का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पार्ट है। अभी क्या है, लास्ट 2 ईयर्स में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ही अलॉटमेंट कर देते हैं। ऑनलाइन अलॉटमेंट करते हुए एक्स सर्विसमैन को सबसे पहले प्रायोरिटी दे दी जाती है, और प्रायोरिटी वाइज उसको अलॉटमेंट हो जाता है, और उसको उसकी कैटेगरी की सीट में से माइनस हो जाता है। सेकंड है फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसकी सीट 4% होती है। अब मैटर आता है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड किसे कहते हैं, मतलब वो वैलिड डॉक्टर्स के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट होगा, और वो देखा जाता है अबव 40%, अबव 40%, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट इशू हो गया है। अब दूसरा आता है कि फिटनेस है या नहीं है पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। उसमें अपने विवरणिका क्या कहती है कि कॉलेज के मैनेजमेंट के द्वारा या प्रिंसिपल्स के द्वारा एक कमेटी बना दी जाए, प्रिंसिपल्स के द्वारा एक कमेटी बना दी जाए, और कमेटी बनाकर उसका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट के बेस पर उसको चेक किया जाए कि वो उस पर्टिकुलर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए फिट है या नहीं है, और वो कॉलेज की कमेटी ही डिसाइड करेगी। आज से 5 साल पहले क्या होता था कि एडमिशन प्रोसेस सेंट्रलाइज होता था, एक डॉक्टर्स की टीम्स को कॉल किया जाता था, और डॉक्टर्स की टीम्स पहले डिसाइड करती थी कि वो उस ब्रांच के लिए फिट है या नहीं है। और उसके बाद क्या है कि काफ़ी लीगल इश्यूज हुए। हर सेंटर पे या सेंट्रली केवल यहीं पर ही डॉक्टर? नहीं, ये जो प्रिंसिपल लेवल पर कमेटी है वो कॉलेज लेवल पर कॉलेज लेवल पर। अब अभी मतलब ऐसा कह दिया जाए कि इसको एडमिशन प्रोसेस में कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट आया है, सेल्फ फार्म भरता है और किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है तो दे दिया जाता है आंख बंद करके। इसका बेसिक रीजन क्या है, आप किसी भी कैंडिडेट को नो करते हो कि ये जैसे बिल्कुल डीफ एंड डम्ब है और उसको कहते हैं नहीं ये मैकेनिकल में क्या करेगा, तो उसको फिर क्या होता है कि वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में चैलेंज बनते हैं, कई लीगल बनते हैं, और फिर वो और अपन भी उसके प्रति थोड़ी सिंपैथी होती है, तो वो देखता है कि अगर अपनों को अगर वो एज पर रूल्स अगर कॉलेज में आकर पढ़ लेता है तो अपन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसको कंप्लीटली मतलब रूल्स में इस टाइप से किया है कि भाई कॉलेज के प्रिंसिपल्स को कमेटी पर डाल दिया गया और उसको मैक्सिमम जहाँ तक है उसको इग्नोर करके एडमिशन दे दिया जाए। और उससे पहले क्या होता था कि वो डॉक्टर्स की टीम आती थी, बताया था मैंने, और फिर क्या होता था कि जो वो नो करती थी और उसमें कई लीगल केस बनते थे, और लीगल केस बनने के बाद काफ़ी का एडमिशन नहीं होता था। अब जैसे किसी के कोई 2 पैर ही नहीं है, वो बिल्कुल व्हील चेयर पर है और ऐसे आ रहा है, और उस कॉलेज में रैंप नहीं है उसके लिए। अब तो क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और हर कॉलेज में रैंप और इनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स के लिए और कंप्लीट फैसिलिटीज़ है।
और वैसे देखा जाए तो फिजिकली हैंडीकैप पूरे राजस्थान में हार्डली 4 से 5 एडमिशन ही होते हैं, हार्डली 4 से 5 एडमिशन। और जैसे अभी 2 साल पहले सिविल डिपार्टमेंट में एक गर्ल्स कैंडिडेट डीफ एंड डम थी और उसका मतलब वो डिप्लोमा क्लियर कर लिया। वो मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल देखा। बाकी वैसे क्या होता है कि जो इस टाइप के होते हैं वो कैंडिडेट कंप्लीट डिप्लोमा नहीं कर पाते और उसको चांस की बात है कि वो उसके बाद जस्ट डिप्लोमा किया और एक जूनियर इंजीनियर की जॉब भी मिल गई। और उसमें क्या रहा कि उसकी मदर्स जैसे सिविल क्लास में साथ बैठती थी, मदर्स साथ बैठती थी, जैसे क्लास में रेगुलर अटेंड करती थी और मदर्स फिर घर जाकर फिर वापस उसको एक्सप्लेन करती थी लड़की को। तो वो इतना कोऑपरेशन था मदर का, तो उसके कारण उसका डिप्लोमा क्लियर हो गया। और उसने ट्यूशन भी जाती थी, तो मदर का कंप्लीटली जॉब था कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक लड़की के साथ रहना। क्योंकि आज जैसे मेरे को डीफ एंड डम को पढ़ाना तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता उसके लैंग्वेज या उसको मैंने कुछ भी नहीं जानता। तो शायद वो मदर कुछ जानती थी, बुक्स मटेरियल लेके जाती थी, एडिशनल फैकल्टी से पढ़ती थी, जैसे तैसे करके डिप्लोमा क्लियर कर दिया। और डिप्लोमा क्लियर करने के बाद आपको पता ही है कि जॉब में भी रिजर्वेशन है और जॉब में तो ये स्थिति है कि कोई कैंडिडेट ही नहीं आता। नहीं वो डीफ एंड डम पे पढ़ सकती है, समझ सकती है, वो तो सब कर सकती है ना। जैसे आप उसको बुक्स दे दी तो बुक्स तो वो पढ़ लेगी। नहीं, एग्जाम में लिखने वाला नहीं मिलता। अपने यही तो है ना, बोर्ड में कोई प्रोविजन नहीं है। बोर्ड में कोई, उसने काफी जगह फाइट किया कि मेरे को राइटर मिल जाए, वो मिल जाए, कोई नहीं प्रोविजन। अदर कंपटीशन एग्जाम में तो अपन देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन है और उसको हेल्प मिलती है, पर अपने बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड में तो ये कहता है कि डीफ एंड डम तो अगर एज पर रूल्स देखा जाए तो अलाउ भी नहीं है। तो वो क्या है कि जैसे बोर्ड भी आंखें बंद कर रखे हैं, हमने भी एडमिशन प्रोसेस में आंखें बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उसका कहीं अगर बेनिफिट होता है तो अपन को कहाँ ऑब्जेक्शन है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, पर रूल्स थोड़ा साइलेंट कर दिया और सॉफ्ट कॉर्नर है ऐसे कैंडिडेट के प्रति। और ऐसा कोई मतलब आपको जैसे पीएच का एडमिशन देते हो तो कोई गलत या रॉन्ग जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इसको गलत दे दिया गया। वो अब डिप्लोमा करना नहीं करना वो उसका कैंडिडेट का है। अब एक केएम कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स में जो सीट्स होती है वो सुपरन्यूमररी सीट्स होती है। सुपरन्यूमररी सीट्स का मीनिंग क्या है? ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पार्ट नहीं है। ये 40 की इंटेक है तो 5% 2 एडिशनल सीट होती है, 2 एडिशनल सीट होती है। तो अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स आता है तो उसके लिए उसका कोई कैटेगरी देखने की जरूरत नहीं है किस कैटेगरी का, क्योंकि वो जनरल का होगा। पीएच हॉरिजॉन्टल है तो पीएच तो जिस कैटेगरी से है उससे माइनस हो जाएगा। अगर पीएच एससी का है तो एससी से सीट माइनस हो जाएगी, एससी मेल, एससी फीमेल, एसटी मेल, ओबीसी मेल फीमेल, जिस कैटेगरी का पीएच कैंडिडेट है वहां से सीट माइनस हो जाएगी। और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए अभी जैसे 2022 में ही एडमिशन हुआ अलवर में, अलवर में सिविल में एक कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट आया तो वहां क्या है कि 60 की इंटेक है तो और 5% डीएफडब्ल्यूएस भी आ गए तो 3 सीट प्लस 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट का आ गया। तो अभी जैसे अलवर सिविल में आप देख रहे होंगे कि सिविल के टोटल 64 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। क्यों? रीजन कि अभी कश्मीरी माइग्रेंट का एक स्टूडेंट आया हो, तो उसको भी काउंट करने का मेथड ये है कश्मीरी माइग्रेंट का इस टाइप से। और ये एडमिशन सारे सेंट्रलाइज में होते हैं। डायरेक्ट में अगर कश्मीरी माइग्रेंट का आता है तो वो सीट नहीं इंक्रीज होगी। ये डायरेक्ट एडमिशन में कोई प्रोविजन नहीं है, सेंट्रलाइज एडमिशन में ही प्रोविजन है। दूसरा आ जाता है इंपॉर्टेंट विडो और डाइवर्सी। विडो और डाइवर्सी के केस में 50% ऑफ फीमेल सीट्स। अब जैसे टोटल 40 बनती है तो 40 की 25% 10 बनती है और 50% सीट विडो डाइवर्सी के लिए, मतलब अगर 5 कैंडिडेट के लिए विडो डाइवर्सी के रिजर्वेशन है। ये भी हॉरिजॉन्टल है। अब जैसे विडो डाइवर्सी एससी एसटी ओबीसी जो भी होगी उस सीट में से माइनस हो जाएगी। पर ये क्या है कि रिजर्वेशन है, मैं देखता हूँ नॉर्मली पिछले 10 ईयर से देख रहा हूँ हार्डली 1 या 2 कैंडिडेट आते हैं, हार्डली 1 या 2 कैंडिडेट पूरे राजस्थान में। जहाँ 10,000 एडमिशन होते हैं वहाँ 1 या 2 कैंडिडेट आते हैं। दूसरी कैटेगरी है सिंगल मदर डिपेंडेंट। अब कौन सा वाला? विडो और डाइवर्सी का 50% ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो 50 सीट 10 सीट हुई 40 की 25% और 10 का
5। तो 5 सीट्स विडो और डाइवर्सी के लिए रिजर्व रहती है। 5 कैसे आई है? 40 की टोटल, किसी की कॉलेज की किसी ब्रांच में 40 की इनटेक है, तो टोटल फीमेल कैंडिडेट 25%, 10 और उसका 50%। हाँ, जनरल में भी मेल फीमेल का 25%, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल के लिए कॉमन है, 25% फीमेल के लिए कॉमन है। तो ये मतलब 50%। अच्छा, ये तो 25% लिखा है मैंने, टोटल रिजर्वेशन होता है, और 5 सीट आ गई 50% ऑफ विडो ऑब्लिक डाइवर्सी। हाँ, जो भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में से सीट माइनस हो गया, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, हॉरिजॉन्टल, और कस्मिन माइग्रेंट्स की सुपरन्यूमरी सीट्स में आते हैं। अब नेक्स्ट आ गया सिंगल मदर डिपेंडेंट। अब सिंगल मदर डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है कि जो मदर है उसकी एज ग्रेटर देन 35 ईयर होनी चाहिए, और उस पर आश्रित बच्चा होना चाहिए, और ये जो लेडीज है वो अविवाहित भी हो सकती है और विडो डाइवर्सी भी हो सकती है, और उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। अब सिंगल मदर डिपेंडेंट, अगर किसी के फादर और मदर दोनों नहीं है तो उसको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जिसकी मदर नहीं है उसको भी नहीं मिलेगा। सिंगल मदर डिपेंडेंट का मतलब ओनली एंड ओनली उसकी मदर पर डिपेंडेंट। ये थोड़ा सा कई बार ऐसा इशू आता है कि भाई अब उसके तो फादर और मदर दोनों ही नहीं है, तो भी उसको नहीं मिलेगा। अब इसके केस में सर्टिफिकेट क्या चेक किया जाता है? फादर का डेथ सर्टिफिकेट या कोई डाइवोर्सी या कोई ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। हाँ, 100 रुपये के स्टाम्प पर भी नहीं, 100 रुपये का स्टाम्प तो वो एडिशनल चीज़ है, अगर कोई कारण से वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं ला पाए तो, नहीं तो वैसे तो वैलिड डॉक्यूमेंट कुछ न कुछ तो होगा ही होगा कि भाई जैसे अगर जो भी वहाँ की लोकल बॉडीज है वगैरह वो डेथ सर्टिफिकेट इशू करती है तो उसे फादर का नेम और 10th की मार्कशीट से मैच करवा लिया जाता है कि भाई फादर का नेम और उसका डेथ। इसमें ज़्यादा कुछ चेक करने का होता नहीं है, बस डेथ सर्टिफिकेट मैक्सिमम के मैंने देखा, डेथ सर्टिफिकेट या कोई डिग्री या डाइवोर्सी का कोई कोर्ट का ऑर्डर, तो उसमें चेक कर लिया जाता है। इन स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस वेव होती है, बाकी कई कैटेगरी में नहीं होती है, जैसे एक्स सर्विसमैन, पीएच, केएम, इसमें ट्यूशन फीस वेव ऑफ नहीं होती है। सिंगल मदर डिपेंडेंट में ट्यूशन फीस वेव ऑफ होती है। नहीं, सुपरन्यूमरी नहीं है। ये भी सिंगल मदर डिपेंडेंट की भी सीट्स 10% होती हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हम इस हॉरिजॉन्टल प्रोसेस से करने के बाद रिमेनिंग सीट्स के लिए प्रोसेस रन करवाते हैं। हाँ, 4 सीट हो गई, और 4 सीट में भी वो जिस कैटेगरी से एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, वो वहाँ से माइनस होगी। ये सब सेंट्रल लेवल है? हाँ, ये सब सेंट्रल लेवल पर। इसका एडवांटेज आपको ये है कि अगर कोई कैंडिडेट आपके पास ऐसा कैंडिडेट आता है तो उसको फोर्स करके सेंट्रलाइज एडमिशन का फॉर्म भरवाइए, जिससे कि वो अपना एडवांटेज ले सके। नहीं मिलता, नहीं, बाद में डायरेक्ट एडमिशन। तो जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का है उसको कोटा, केमिकल या एकाध कुछ को छोड़ते हुए सबको फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। थोड़ा सा क्या है कि कोटा में केमिकल और 2-3 ब्रांचों में बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज आती है, क्योंकि कोटा में केमिकल में 20 सीट ही है, अब वो एक सीट बनती है, कैंडिडेट आ जाते हैं 4-5 उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। वहाँ मैंने देखा है, और कुछ में अजमेर या अलवर में, उनमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उसको सेकेंड या थर्ड चॉइस मिलती है, बाकी रिमेनिंग अदर कॉलेजेस में उसको ऑलमोस्ट फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। तो ये आप ज़्यादा बेटर है कि ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो उसको आप गाइड कीजिए कि फर्स्ट चॉइस मिल जाए और वो अपना सेंट्रलाइज एडमिशन का फॉर्म फिल कर दे। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रलाइज एडमिशन में एक फर्स्ट अलॉटमेंट होता है और एक सेकंड अलॉटमेंट होता है, 2 बार अलॉटमेंट करते हैं। फर्स्ट अलॉटमेंट में जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का अलॉटमेंट करने के बाद जो भी सीट वैकेंट रहती है, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है उनकी वैकेंट रहती हैं, तो उसमें क्या देखा जाता है
कि जैसे फर्स्ट कैंडिडेट अगर एससी कैटेगरी का आ गया, फर्स्ट कैंडिडेट एससी कैटेगरी में आ गया, मतलब जिसकी मेरिट फर्स्ट है, अगर उसको जनरल में मिल रही है तो उसकी एलोटेड कैटेगरी ए जनरल आ जाती है। अब जैसे ये फर्स्ट टू 10 जो भी चलते जाएंगे, अगर जैसे 10th कैटेगरी का जैसे एसटी का बच्चा आ गया और उसको अगर एसटी में अगर जनरल में देते हैं तो उसको सेकंड चॉइस मिलती है, और एसटी कैटेगरी में देते हैं तो फर्स्ट चॉइस मिलती है। जनरल में देते हैं तो उसकी प्रायोरिटी वाइज ऑप्शन फॉर्म भरा है उसकी सेकंड चॉइस मिलती है, और एसटी कैटेगरी में देते हैं तो उसको फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। तो उस केस में उसको एसटी में दे देंगे, ए एसटी लिखा हुआ आ जाएगा। फर्स्ट क्या देखा जाता है, जनरल में वैकेंट है या नहीं है, और फर्स्ट चॉइस। अब कई बार ऐसा भी आ जाता है कि भाई फर्स्ट चॉइस ना तो जनरल में मिल रही है ना कैटेगरी में मिल रही है, फिर सेकंड चॉइस का। अब सेकंड चॉइस जैसे फर्स्ट चॉइस अलवर मैकेनिकल वर्दी, वो ना तो जनरल में मिल रही है ना एसटी में मिल रही है। अब सेकंड चॉइस सिविल वर्दी तो पहले जनरल में चेक किया जाता, हो सकता है जनरल में मिल जाए, नहीं मिलती है तो फिर वापस एसटी में। तो इस टाइप के लूप चलते हैं अलॉटमेंट के। ये कंप्लीट लूप चलने के बाद, ये कोई सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर है, मैनुअल नहीं है, सॉफ्टवेयर है। और कंप्लीट लूप चलने के बाद भी फिर भी काफ़ी कैटेगरी में सीट वैकेंट रह जाती है। तो सपोज एग्जांपल जैसे भाई एससी में 3 सीट वैकेंट रह गई, एसटी में 2 रह गई, ओबीसी में 4 रह गई, उन सभी सीट को कॉमन कैटेगरी में मर्ज कर दिया जाता है। फिर एक बार फिर अलॉटमेंट साइकिल रोटेट होती है और फिर कंप्लीट सीटें बढ़ने का ट्राई की जाती है। नहीं, सेकंड राउंड में नहीं, मतलब आप मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट में ही, मतलब उसके लूप नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलते रहते हैं। उसको जहां जहां बेटर चॉइस मिल रही है उसको टेस्ट करके फिट किया जाता है, और ट्राई ये किया जाता है कि अगर कोई कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं मिलता और उसके कारण अगर सीट वैकेंट चल रही है तो उसको जनरल में देकर कंप्लीटली कर दिया जाए। अब जैसे कुछ कॉलेजों में, अब इसका कुछ कॉलेजों में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेता हूं डूंगरपुर कॉलेज। अगर डूंगरपुर में आप देखोगे तो जैसे सिविल में 60 की इनटेक है, और वहां अगर स्टूडेंट देखोगे तो 40 के स्टूडेंट एसटी के हैं, मोर देन 40। हाँ, डूंगरपुर हो ना, तो आप मोर देन 40 एसटी के हैं। मोर देन 80 से, हाँ मतलब नहीं, मोर देन 40, 60 में से 40 स्टूडेंट एसटी कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो अगर इसको सीटें को मर्ज नहीं किया जाए और ओनली एंड ओनली कैटेगरी में दी जाए तो क्या होगा कि जैसे अगर 40 की एसटी की अगर 5 सीट है तो वो 5 ही ले पाएगा, तो रिमेनिंग वैकेंट होगी। तो इससे क्या हुआ, 35 स्टूडेंट को तो कोई चॉइस ही नहीं मिली। अब कुछ बेल्ट में एससी का परसेंटेज ज्यादा है, कुछ में एसटी का परसेंटेज ज्यादा है, कुछ में जनरल का परसेंटेज ज्यादा है। तो ये भी अपने यहाँ क्या प्रॉब्लम्स आती है कि एडमिशन नहीं होता है, और ये जो चीजें मर्ज वाली है काफी आईएससी और आईआईटी में नहीं होती हैं। उसका बेसिक रीजन क्या है कि वहां कैटेगरी सीट कभी वैकेंट रहती ही नहीं है। मतलब मोर देन 5 टाइम्स कैटेगरी, हर कैटेगरी के स्टूडेंट मोर देन 5 टाइम्स एनी टाइम अवेलेबल है। और अपने यहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि नंबर ऑफ सीट से 1/3 स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, या तैयार नहीं है, या फॉर्म फिलअप नहीं होते हैं। तो अपन को तो एक फॉर्मूला तो ये रखना ही है कि एनी हाउ अपन को इनटेक को फुल बढ़ना है, और दूसरा कैटेगरी के रिजर्वेशन को, गवर्नमेंट के रूल्स को वायलेशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाती है। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं कि एक बार अपन ने मर्ज कर दी, और मर्ज करके जैसे तैसे 40 की इनटेक है, और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और एडमिशन प्रोसेस में फर्स्ट राउंड में क्या करता है कि ऑनलाइन 1000 डिपॉजिट कराता है, नोडल सेंटर पर जाता है। नोडल सेंटर पर जाने के बाद अपन यूँ देखते हैं कि 40 में से 30 स्टूडेंट ने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए। उसका रीजन में भी हो सकता है कि उसका कहीं और लेटरल एडमिशन हो गया, या कहीं मूड चेंज हो गया, जो भी हो गया। तो 10 सीट फिर वैकेंट रह गई। अब 10 सीट वैकेंट रह गई तो किस कैटेगरी में से भरा जाए, तो उसका क्या किया जाता है कि जो भी बाइफर्केशन है उसमें वापस देखा जाता है कि एससी के स्टूडेंट कितने आए, एसटी के कितने आए, ओबीसी के कितने आए, जनरल के कितने आए, रिवर्स चलाया जाता है। तो उतना आए, और जिस कैटेगरी के कम आए उनको फिर सेकंड राउंड में फिर प्रायोरिटी दी जाती है। फिर सेकंड अलॉटमेंट में क्या है, कैटेगरी वाइज किया जाता है। कैटेगरी वाइज फिर नहीं मिलता है तो फिर मर्ज किया जाता है। मर्ज करने के बाद फिर
उसका अलॉटमेंट किया जाता है। तो अपन सेकंड टाइम अलॉटमेंट में भी रिजर्वेशन की प्रायोरिटी का ध्यान रखते हैं। तो ये तो हो गया सेकंड अलॉट। अब उसके बाद फिर क्या आ जाता है कि कॉलेज में फाइनल फीस डिपॉजिट के लिए आ जाता है। फिर अपन यूँ देखते हैं कि 40 में से फाइनली स्टूडेंट 35 ने ही फीस डिपॉजिट करवाई। सेंट्रलाइज से तो 40 अलॉट हो गए या 42 हो गए इंक्लूडिंग TFWS, और फाइनली कॉलेज में 35 ने ही फीस डिपॉजिट करवाई। तो अब कॉलेज के हर ब्रांच में फिर एक इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोविजन होता है। इंटरनल स्लाइडिंग नॉर्मली डायरेक्ट एडमिशन से पहले करनी होती है। उसका बेसिक रीजन है कि जिसने सेंट्रलाइज एडमिशन में फॉर्म भरा है या जिसने पहले फॉर्म भरा है उसको कॉलेज की ब्रांच की चॉइस फर्स्ट प्रायोरिटी पर देनी चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन को सेकेंड प्रायोरिटी पर देना है। तो सेंट्रलाइज एडमिशन कंप्लीट होने के बाद इंटरनल स्लाइडिंग में फिर इस 35 का रिवर्स बाइफर्केशन किया जाता है। रिवर्स बाइफर्केशन का मतलब है कि 35 में से किस किस कैटेगरी, वो कैटेगरी ओरिजिनल नहीं देखी जाती है, एलोटेड कैटेगरी देखी जाती है। उसकी एलोटेड कैटेगरी क्या है, ओरिजिनल कैटेगरी नहीं देखी जाती है। हो सकता है कि SC ST ओरिजिनल कुछ और उसके एलोटेड जनरल हो, तो एलोटेड कैटेगरी देखी जाती है और एलोटेड कैटेगरी में से माइनस कर दिया जाता है। और कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि जनरल की जैसे 20 सीट है, एडमिशन हो गए, चॉइस, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आती है। तो उसको कैसे फेस करते हैं भाई, SC ST में भी सीट वैकेंट रह गई और जनरल में 20 थी और 24 स्टूडेंट आ गए। तो उसको क्या करते हैं कि अब इंटरनल स्लाइडिंग के अपने पास फॉर्म आए, अपन ये देख लेते हैं कि इंटरनल स्लाइडिंग में इस ब्रांच में SC ने कितना फार्म भरा, ST ने कितने फार्म भरे, OBC ने कितने फार्म भरे। अगर अपन देखते हैं कि SC के तो किसी स्टूडेंट ने फार्म ही नहीं भरा, तो उसको SC की सीट को वहां से हटाते हुए जनरल में मान लीजिए। ST के नहीं आए तो ST के, OBC के नहीं आए तो, ये थोड़ा सा क्या है, मतलब एकदम परफेक्ट मेथड नहीं है, थोड़ा सा अपना इंटरप्रिटेशन लगाना पड़ता है। मतलब एकदम जैसे कहते हैं कि एकदम परफेक्ट मेथड वो नहीं है। और उसका बेसिक रीजन है ये, जैसे हमारे जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज को इस टीम के लिए काफ़ी फाइट करना पड़ता है। काफ़ी प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जनरल का 20 सीट थी, आपने 24 अलॉट कर दिए, ये तो आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगते हैं कि वैकेंट सीट हम कैसे निकालें, तो काफ़ी ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर सॉल्व कर दी जाती है, काफ़ी को गाइड कर दिया जाता है। और काफ़ी जगह तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है क्योंकि एडमिशन की इंटेक है 40 और एडमिशन हुए 10 या 12 या 15, बहुत 7-8 जो बड़ी कॉलेजों में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जहाँ बिल्कुल कंप्लीट एडमिशन हो जाते हैं तो उसको इस टाइप से सॉल्व करके फिर इंटरनल स्लाइडिंग में भी रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाता है। अगर जैसे जयपुर में अगर मैकेनिकल का बच्चा है और सिविल लेना चाहता है और SC का कैटेगरी और SC का सिविल में अगर वैकेंट है तो उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, कैटेगरी वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी इंटरनल स्लाइडिंग में भी। अब कैटेगरी को बेनिफिट देने के बाद भी वैकेंट रह जाती है तो सब कंप्लीट मर्ज करके फिर इंटरनल स्लाइडिंग को भी 2 बार साइकिल रोटेट होती है। एक बार आप कैटेगरी में देख लीजिए और कैटेगरी में नहीं मिलता उसकी प्रायोरिटी तो उसको अगर जनरल मेरिट बनाकर फिर भी बनता है तो उसको देना है। अब कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा इस टाइप के भी आ जाता है कि भी जयपुर में मैकेनिकल और सिविल में 42 और 42 दोनों में एडमिशन हुए और दोनों फुल आ गए और 42 स्टूडेंट की फीस डिपॉजिट हो गई। अब एक स्टूडेंट मैकेनिकल से सिविल चाहता है और एक सिविल से मैकेनिकल चाहता है तो दोनों को देना है। एक स्टूडेंट क्या चाहता है इंटरनल स्लाइडिंग में, मैकेनिकल से सिविल और एक सिविल से मैकेनिकल, तो दोनों को देना है। और आप प्रिंसिपल चाहे तो दोनों को ये बना करते हैं कि नहीं सीट वैकेंट नहीं है, मैकेनिकल वालों को कहते हैं सिविल वैकेंट नहीं है, सिविल वालों को कहते हैं मैकेनिकल। चाहे तो कर सकते हैं। म्यूचुअल नहीं है, म्यूचुअल अलग चीज हो गई, वो सेंट्रलाइज प्रोसेस से अप्लाई करेगा। और अब ये भी हो सकता है कि मैकेनिकल से सिविल में तो 2 जनों ने अप्लाई किया, सिविल से मैकेनिकल में एक नहीं अप्लाई किया, मैकेनिकल से सिविल लेने वाले 2 है। अब 2 है तो उसकी मेरिट किसकी है टॉप, उसको चांस मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि इसको इंटरनल स्लाइडिंग के जो भी फार्म आते हैं अपने पास 30 या 40 जो भी फार्म आते हैं उसको थोड़ा सा पेपर पर एक रफ एक्सरसाइज ही करनी होती है कि कितने स्टूडेंट किस ब्रांच से किस ब्रांच में जाना चाहते हैं और उस ब्रांच की वैकेंट पोजीशन क्या है। थोड़ा सा रफ मतलब प्री एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद स्टूडेंट को कॉल करके मैटर को सॉल्व कर दिया जाता है। और जैसे अजमेर, बीकानेर, जोधपुर मैकेनिकल सिविल में आना चाहता है, सिविल से मैकेनिकल में जाना चाहता है, सिर्फ दोनों में खाली नहीं, तो फिर कैसे करें? मतलब दोनों को मतलब दोनों स्टूडेंट को
साइमल्टेनियसली कॉल किया जाएगा, जो इंटरनल स्लाइडिंग का फार्म है दोनों से एग्री कर लिया जाएगा, और दोनों के लिए फीस का कोई स्ट्रक्चर सेम है। तो अगर दोनों पैरेलल में एक साथ साइन करते हैं कि भाई मैं मैकेनिकल से सिविल में एग्री हूँ, वो कह रहा है सिविल से मैकेनिकल में मैं एग्री हूँ, दोनों से एट ए टाइम साइन करवा लिया जाए और फिर उसको कमिटमेंट कर दिया जाए, दोनों का कंप्लीट हो गया। ऐसे नहीं जैसे एक को आपने बुला के साइन करवा दिए, मैकेनिकल से सिविल, सिविल से मैकेनिकल वाला वो बाद में मूड चेंज कर देता है कि भाई मैं तो नहीं करूंगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे केस में क्या होता है, दोनों स्टूडेंट को पैरेलल में कॉल कर दिया जाए, और हाँ एक तरह से म्यूचुअल हो गया, और दोनों स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो गए, और अपने कहीं रूल्स का वायलेशन हुआ तो बता दीजिए कि कहीं कैटेगरी, अब वो कैटेगरी के तो मैटर ही नहीं रहा। नहीं हाँ नहीं, अब ये वैकेंट नहीं है तो अपने कोई किसी भी कैटेगरी की सीट वैकेंट नहीं है। अब ये कंबाइंड मेरिट बनेगी। अब ये दो स्टूडेंट है, वो एससी का है या ओबीसी का है या जनरल का, वो नहीं देखना। मेरिट में नंबर 1 कौन है, मेरिट में जनरल मेरिट में नंबर 1 कौन है उसको देना है। अब चाहे एससी का भी नंबर 1 मेरिट हो सकता है, नहीं वो उसको एलोटेड जनरल कर देंगे ना, अपन जो एलोटेड जनरल करेंगे, मतलब ये वो एलोटेड एससी नहीं देंगे उसको पहले। अवॉइड करते हैं पर इस तरह का नहीं अवॉइड, मैं क्या कह रहा हूँ, जहां तक हो सके अपन स्टूडेंट को अगर सेटिस्फाइड कर सकते हैं तो मतलब मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें। स्टूडेंट की अगर कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो अपन जहां तक हो सके, क्योंकि अब इसमें दोनों स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं। हाँ तो ये केस हो कि जैसे एक तरफ 2 बच्चे जा रहे हैं, एक तरफ 1 बच्चा आ रहा है, लेकिन जो एक तो जो आने वाला है मतलब सिंगल आ रहा है वो एससी का है, और इधर से जाने वाला है एक एससी का है और एक जनरल का है। नहीं, अब इस केस में मैंने कहा ना कि कम जनरल मेरिट देखी जाएगी, जनरल मेरिट। अब दोनों में वैकेंट नहीं है तो किसी भी कैटेगरी में म्यूचुअल लिखवाया तो उसके लिए जनरल वो एससी वैकेंट हो गई ना। जैसे मैकेनिकल सिविल से मैकेनिकल में जा रहा है, हाँ सिविल से मैकेनिकल वाले ने अपनी कंसेंट दी कि मैं जाना चाहता हूं, तो वैकेंट हो गई ना, तो एक तरह से एससी की वैकेंट हो गई। हाँ एससी की ऐसी, हाँ वैकेंट हो गई। अब अगर वो मैकेनिकल से सिविल में आने वाला है, एससी वाले को प्रायोरिटी देनी चाहिए ना जनरल की। हाँ अगर इस केस में बिल्कुल सही है, इस केस में अगर बिल्कुल अगर एससी के अगर उसकी एलोटेड भी एससी है जहां से खाली कर रहा है तो अगर इसमें एससी का प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहाँ इस केस में पर्टिकुलर ये बिल्कुल नहीं, लेकिन सर वो कैटेगरी पे डिपेंड है, उसका अलॉटेड सीट पे डिपेंड करेगा। नहीं इनका क्वेश्चन सही था। देखो एक मैकेनिकल से सिविल में आ रहा है और फर्स्ट मेरिट है और उसकी एससी का कैंडिडेट है और एलोटेड एससी कैंडिडेट अलग चीज है, अलॉटेड कैटेगरी क्या वो भी देखी जाएगी। हाँ एलोटेड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एलोटेड कैटेगरी। हाँ एलोटेड कैटेगरी एससी का है, और फिर अगर ये यहाँ अगर 3 स्टूडेंट है तो वो एससी की खाली की है तो पहले एससी को प्रायोरिटी दे। अगर एससी का नहीं मिलता है तो फिर कंबाइंड मेरिट, एससी का नहीं मिलता है तो कंबाइंड मेरिट। नहीं, लेकिन सर इस तरह ये भी होगा अगर वहां से एससी आया और वहां से कोई एससी कैंडिडेट आया ही नहीं आया, कोई बात नहीं, जनरल मेरिट से दे दिया उसको। और एलोटेड जनरल लिखा अपन ने एलोटेड, हाँ बिल्कुल अपने लेवल पर मेंटेन करना। जैसे इंटेक 40 का है, हाँ हम बोल रहे हैं टीएफडब्ल्यूएस की 2 सीट वो भी आगे वाली है, वो भी आगे 42 हो गई। अब जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स आते हैं तो 44 सीट होगी या उसी में से? नहीं, कश्मीरी माइग्रेंट का तो सुपर नुमेररी सीट्स है, बिल्कुल उसका तो कुछ देखना ही नहीं है। वो आते हैं तो 44 करा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। एक्स्ट्रा 2 बच्चे हैं आपस में उन्होंने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो गई, हाँ किसी भी कैटेगरी के हो, हाँ वो आपस में चेंज कर सकते हैं। नहीं, वो प्रोसेस में अप्लाई करना पड़ेगा उसको, इंटरनल स्लाइडिंग में शेड्यूल डेट में अप्लाई करना पड़ेगा, कंबाइंड मेरिट बनेगी। वो ऐसे नहीं कि बाद में 10 दिन बाद आ जाते हैं कि साहब हम म्यूचुअली चेंज करना चाहते हैं, नहीं ऐसे नहीं, वो मेरिट के जनरल मेरिट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं दोनों ने अपनी कंसर्न दे दी और अपने म्यूचुअल करा लें, वैसे नहीं, दोनों सेपरेट अप्लाई करें, अपन कंबाइंड मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। अगर किसी कॉलेज में मान लो जैसे पता नहीं है कोई बच्चा चाह रहा है जैसे म्यूचुअल, कॉलेज मना कर देते हैं ऐसे नहीं होता क्योंकि नहीं, म्यूचुअल का तो प्रोविजन ही नहीं है। जैसे 1 to 1 मान लो चाह रहा है कि इधर से ये सिविल से मैकेनिकल जाना चाह रहा हूँ, मैकेनिकल तो ये एक्चुअल में क्या है कि देखो प्रिंसिपल्स डिनाई करते तो क्या होगा उसका बच्चा आगे? नहीं, इसमें आपको बता देता हूँ। देखो आप सब यंग हैं, सब एडमिशन में आपका इन्वॉल्व है। आप अगर नॉर्मली कहाँ प्रॉब्लम आती है, प्रिंसिपल कहता है कि ये एडमिशन इंचार्ज कर दे तो मैं तो साइन कर दूंगा। दिक्कत कहाँ आती है कि आप लोग कितना कोऑपरेट करते हैं प्रिंसिपल्स को, ठीक है ना। अगर आप कहते हो मैं तो नहीं, ये तो मैं एग्री नहीं हूँ, मैं साइन नहीं करता हूँ, इसमें क्या होता है कि हमारा जोधपुर कोऑर्डिनेटर भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है और कभी भी कोई डॉक्यूमेंट मांगे नहीं जाते हैं। ये जितना भी आप प्रोसेस कर रहे हो
इंटरनल स्लाइडिंग का। और आपने देखा होगा कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल से मांगा नहीं जाता है, वो अपना उसका खुद का इंटरनल है। कब मांगा जाएगा? कब अगर किसी की कैंडिडेट की कोई कंप्लेंट होगी या कोई और प्रॉब्लम होगा। और प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं कि अगर आप लोग स्टाफ सपोर्ट करता है तो प्रिंसिपल साइन करने को तैयार होता है। प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि काम तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो सीट पर बैठा हूँ, एज ए प्रिंसिपल मैं साइन कर देता हूँ। पर प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? स्टाफ कितना कोऑपरेट करता है। मैं तुमको कोई एडमिशन लेना आया, स्टाफ नीचे से मना कर दे नहीं सीट वैकेंट नहीं है, वो स्टूडेंट वापस चला जाएगा। तो और आपको ये ओरिएंटेशन में ये इसीलिए रखा गया है कि अपन को एडमिशन प्रोसेस में, तो अभी टाइम क्या हो गया? 11:15। तो अब एडमिशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट पार्ट एक बार मैं विवरणिका में जो चीज़ें लिखी हुई है वो बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये EWS का 6 मई को सर्कुलर आया हुआ है। इसमें क्या किया है कि पहले तो इनिशियली 2 साल के लिए, हर 1 साल के लिए EWS का सर्टिफिकेट मांगती थी, पर अब ये कह दिया कि अगर अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। कंडीशन क्या है? इसके साथ वो अपना एक खुद का शपथ पत्र दे दे कि मेरे जो परिवार की ग्रॉस इनकम है वो 8 लाख से कम है। नहीं, मकान का क्राइटेरिया राजस्थान सरकार ने हटा दिया है। पर राजस्थान सरकार अब सर्टिफिकेट कैसे दे उस पर तो अपन को जाना ही नहीं है। ये EWS का अगर सर्टिफिकेट कैंडिडेट लेकर आ जाता है, वो कैसे लाता है वो उसका मैटर है। बस अपन को तो इतना सा देखना है कि 8 लाख से कम। OBC और MBC में सर्टिफिकेट में स्पष्ट लिखा हुआ जाता है कि क्रीमी लेयर है या नहीं है। तो अपन को अगर क्रीमी लेयर है तो उसको उस कैटेगरी का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा स्पष्ट देखना होता है। और दूसरा एक और सर्कुलर निकला हुआ है MBC के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। कैंडिडेट OBC का सर्टिफिकेट लेकर आता है और उसमें जो देवासी, गाड़िया लोहार वगैरह 5 जाति है, अगर वो 5 जाति स्पष्ट लिखी हुई होती है OBC के सर्टिफिकेट पर, तो उसको MBC का बेनिफिट देना है। MBC का अभी लास्ट 3 साल से सरकार अलग से सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रही है। और इस टाइप का एक सर्कुलर आ रखा है कि अगर ये 5 जाति में से आ रहे हैं तो उनको आप MBC का सर्टिफिकेट रिजर्वेशन का बेनिफिट देना है। अगर MBC का कैंडिडेट ही OBC बढ़ता है या जनरल बढ़ता है तो अपन को उस पर नहीं जाना और उसका चेंज नहीं करना है। कोई MBC का कैंडिडेट है, वो कैटेगरी जनरल बढ़ता है अपने सेल्फ डिक्लेरेशन से, तो उसको जनरल से ही दिया जाएगा अगर वो MBC का बेनिफिट लेना चाहता है। और MBC का कैंडिडेट है, OBC बढ़ता है तो OBC का। और ये जो सीटें मर्ज होती हैं वो 5% अब जब से अलग से रिजर्वेशन हुआ है MBC का, तो हम MBC की अगर सीट वैकेंट रहती है तो वो जनरल में ले जाएंगे, OBC में नहीं ले जाएंगे। क्यों? रीजन क्या है कि OBC में फिर 21% से ज़्यादा ये हो जाती है। तो MBC के अगर कैंडिडेट नहीं आता है तो वो सीटें जनरल में जाएंगी। सर 5 जातियां कौन-कौन? 5 जातियों का एक वो उसमें दे रखा है, समाज कल्याण विभाग पे वेबसाइट पर ऑर्डर दे रखा है। नहीं, कोई नोटरी वगैरह कुछ नहीं, प्लेन पेपर पर सेल्फ डिक्लेरेशन से मान लिया जाएगा। ये कुछ ट्यूशन फीस के एग्जाम्पशन के हैं, जैसे अगर किसी के फादर मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो उनके लिए ट्यूशन फीस वेव होती है। और ये डिफेंस पर्सन का अलग से दे रखा है। और ये दे रखा है शेड्यूल फॉर SC ST नॉन क्रीमिलेयर OBC और OBC के हिसाब से। और ये नॉन क्रीमिलेयर संबंधी शपथ पत्र OBC में भी यही है कि वो 3 साल तक अपन उस सर्टिफिकेट को ओल्ड को वैलिड मान लेते हैं अगर वो अपना डिक्लेरेशन दे देता है 8 लाख से कम है इनकम। हाँ, OBC MBC में भी सर्टिफिकेट को 3 साल तक वैलिड मान लेते हैं। और नहीं है तो उसका हम जनरल में अलॉट कर देते हैं। नहीं, हर साल नहीं। नहीं, वैसे ओरिजिनली 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास 1 साल से लेकर 3 साल के बीच का है और अगर अलग से डिक्लेरेशन देता है तो उसको मान लिया जाता है। हाँ, अंडरटेकिंग दे देता है कि। और ये सिंगल मदर डिपेंडेंट के लिए ये तो तब देता है जब इसके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं हो।
तब जाकर ये जुडिशियल स्टाम्प पर देता है कि कोई भी एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट उसका नहीं है, कोई डेथ सर्टिफिकेट हुई नहीं बना सर्टिफिकेट कोई रीजन से या जो भी है तो उसके कारण से। और ये बुकलेट हर साल अपडेट होती है, जैसे ये अभी लास्ट 2022-23 के लिए ये थी। तो इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि ये, और एक ये CGPA 9.5 से मल्टीप्लाई करके मेरिट बनाते हैं, पर अभी लास्ट 3 सालों से CBSE मार्क्स दे रही है, और उससे पहले 9.5 से मल्टीप्लाई करके मेरिट बनाई जाती थी। अभी भी कुछ स्टेट में CGPA आता है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके मेरिट बना दी जाती है। और ये सारा वो लिखा हुआ है मेरिट के, मैथ्स, साइंस, फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं, ये टोटल कैटेगरी A B C D E, जो ये जनरल SC ST OBC, और ये मिलिट्री पर्सन के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, विडो डाइवर्सी के लिए और सिंगल मदर डिपेंडेंट के लिए। ये एक्स सर्विसमैन के प्रायोरिटी 1 to 9 तक दे रखा है, और फिर ये लिखा हुआ है 50% ऑफ रिजर्व सीट विल बी ईयरमार्क्स फॉर द गर्ल्स। और एक चीज और लिखी हुई है, BSF, CRPF और अन्य पुलिस कर्मियों की संतानों के लिए आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जाएगा। और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 4%, विडो डाइवर्सी के लिए, ये कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 5% सीट्स, और ये ट्यूशन फीस वेवर स्कीम के लिए इसमें लिखा हुआ, इस योजना का लाभ तभी दिया जाएगा जब संस्थान में संबंधित ब्रांच में प्रवेश अधिसंख्य स्थानों को सम्मिलित करते हुए पूर्ण हो जाता है। जो अपन 2 सीट्स एडिशनल मानते हैं और वो अगर फुल हो जाती है तभी इस ट्यूशन फीस वेवर स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके अभाव में TFWS योजनागत आवंटन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केंद्रीय प्रवेश के पश्चात रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के सभी चरणों के उपरांत प्रवेश क्षमता के अनुसार पूर्ण प्रवेश हो जाने पर संबंधित संस्था प्रदान द्वारा शाखावार वरीयता सूची के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को TFWS का लाभ देगा। तो इसमें क्या होता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल्स ये देख लेता है कि भाई ये फीमेल कैंडिडेट है, SC ST है, या कोई ऑलरेडी ट्यूशन फीस का बेनिफिट ले चुकी है, तो उनको आप हटा के दे दो उनको, नहीं तो अननेसेसरी, जैसे फर्स्ट 2 फीमेल ले लिया आपने, सेलेक्ट कर लिया, तो फीमेल को तो ऑलरेडी ट्यूशन फीस वेवर, तो उसको ऐसे मेरिट में एक्सक्लूड करते हुए लेना है। अभी जो 2022-23 में ये एक पैराग्राफ और ऐड हुआ है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इसमें क्या है कि फादर मदर का अगर कोविड से डेथ हो गई है तो उसने PM केयर्स चिल्ड्रन सर्टिफिकेट इशू हो रखे हैं। ऐसे लगभग 2400 या 2500 सर्टिफिकेट पूरे ऑल ओवर इंडिया इशू हुए हैं। तो इसमें सरकार ने क्या किया है, हर कॉलेज के हर ब्रांच में 2 सीट उनके लिए एडिशनल प्रोविजन रखा है, और वो अगर ये कैंडिडेट आते हैं तो ही एडमिशन होगा, नहीं तो सीट हट जाएगी, सीट जनरल में कंबाइंड नहीं होगी। तो ये PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2022-23 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। नहीं, अपन उसको कुछ नहीं देखना, अपन PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन के लिए सर्टिफिकेट इशू हो रखे हैं, सरकार ने इशू कर दिए हैं उन फैमिली के लिए, बस वो अपन को तो एक सर्टिफिकेट ही चेक करना है और कुछ भी नहीं चेक करना है। हर ब्रांच में 2 सीट्स, और वो भी ये सेंट्रलाइज प्रोसेस का ही पार्ट है, तो इसमें सेंट्रलाइज ही होता है। ये बाकी ये जो कंप्लीट प्रोसेस हो गया, बाकी ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस हो गया। और डायरेक्ट एडमिशन में भी मैंने बता दिया, रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाता है कि इंटरनल स्लाइडिंग के बाद भी सीट वैकेंट रहती हैं, और डायरेक्ट एडमिशन का बाइफर्केशन किया जाता है। और ये भी एक बड़ी बड़ी कॉलेजों में मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं कि डायरेक्ट एडमिशन में वही प्रॉब्लम आती है कि जनरल की 20 सीटें और 30 कैंडिडेट आ गए, 10 सीट वैकेंट रह गई, कैटेगरी में कैसे माइनस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आती है। तो उसका क्या बेटर सॉल्यूशन है कि डायरेक्ट एडमिशन में जैसे अपने पास 100 फॉर्म आए तो उसमें से ये देख लिया जाता है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट आए। सपोज SC के आए ही नहीं है तो उन सीटों को जनरल में एडजस्ट कर दिया जाए, ST के नहीं आए, जो जिस कैटेगरी के नहीं आए, जहां तक हो सके पॉसिबल। लेकिन किस सीट्स का प्रॉब्लम तो आपने अगेन जनरल चॉइस कर दिया। अब जो उसमें सर सीटें कहाँ से निकाले वो कुछ बचा ही नहीं सर, नहीं ये बहुत इशू आता है। नहीं एक एग्जांपल दे दो, मैं उसका बोर्ड पर सॉल्यूशन दे देता हूँ। आप एक बार लिख दीजिए रजिस्टर पर, मैं लिख देता हूँ, आप बोल दीजिए फिर। हाँ 40 इंटेक है। 40
सीटेक है और लाइक 32 जो एडमिशन हो गए 32 हो गए। उसमें सर आप मोस्टली अगेन जनरल करके देते हैं। नहीं, एक एग्जांपल दे दीजिए, मैं उसको कैसे सेट करना वो बता देता हूँ। भैया ये 40 में एससी का कितना है, एसटी का कितना है और ओबीसी के कितने हैं और कितने कैंडिडेट आए हैं। सर हमारे केस में होता है सर एसटी एससी की पूरी सीटें नॉर्मल वैकेंट, एससी एसटी की नॉर्मली वैकेंट रहती है, और ये आप वैकेंट रहती है ना, तो ये मान के चलिए कि डायरेक्ट एडमिशन में भी एससी एसटी के कैंडिडेट नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर उसके अंदर मान लो एक कैंडिडेट बेस से ओबीसी का जमीन आ जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर सेंट्रलाइज में अगर एससी एसटी के कैंडिडेट नहीं आए और आपके यहाँ 32 सर प्रॉब्लम ये है कैंडिडेट आर ऑल बिलोंग फ्रॉम एसटी, ठीक है सर हमारे वहाँ 90% एसटी कैंडिडेट। हाँ, तो लेकिन उनको अलग नहीं, पर आपके डूंगरपुर की बात कर रहे हो ना, तो डूंगरपुर में तो आप यूं सोचिए कि कभी सीट फुल होती ही नहीं है, किसी भी ब्रांच में कोई सीट फुल हुई क्या? बल अब देख प्रॉब्लम क्या आ रही है। नहीं, सिविल में नहीं होती है, सिविल में भी नहीं होती है, वो तो 63 की इंटेक है। अब जब अपने पास सीटें हैं 40 वैकेंट, अब फार्म आए हैं 10, अब उसमें कोई अपन को तो 10 को एनी हाउ कैसे एडमिशन देना है वही कंसंट्रेट होना है। कैटेगरी तो छोड़ दीजिए आप, मतलब उसको 10 को कैसे एडमिशन देना है। नहीं, तो उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं, अगेंस्ट लिख दो, कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाफ आपको ये कमिटमेंट कर सकता हूँ कि जोधपुर पॉलिटेक्निक से आपको कभी भी कोई इस टाइप का लेटर इशू नहीं होगा कि आपने इस कैटेगरी का था इसको दे दिया। आपने बस एडमिशन की संख्या और फर्स्ट प्रायोरिटी रिजर्वेशन को दे दी है, बोले कैसे ही दी हो। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर रिजर्वेशन को दे दी है, रिजर्वेशन को मना करते हुए पहले जनरल को दे दी, रिजर्वेशन की सीट खाली थी, तब ऑब्जेक्शनेबल है। हाँ, सिविल में क्या है 72 का इंटेक हो जाता है, सिविल में 63 का, अलवर पॉलिटेक्निक 10% और है तो 63 + 6 69। लेकिन अब क्या है कि इतने सारे बच्चे वहाँ ट्रांसफर हो के आते हैं कि वो 80 हाँ होते हैं बिल्कुल। तो उसका कोई लिमिटेशन है? कोई नहीं, ट्रांसफर कैसे होता है? सेकंड ईयर और नहीं, ट्रांसफर कौन करता है? स्टूडेंट के ट्रांसफर डायरेक्टेड, और किसकी रिकमेंडेशन पर? राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पर, और उसके लिए कोई सीट का कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब कोई प्रोविजन नहीं, वो अपने राज्य सरकार अपने नियम से जो भी है बेनिफिट देते हुए देती है। जैसे अभी स्टाफ की ट्रांसफर होती है, सिविल का स्टाफ है मैकेनिकल के अगेंस्ट, या वो अपने गवर्नमेंट की मर्जी है। अब अपन जो स्टाफ है ना, अपन सरकार के आदेश की पालना कर सकते हैं, और सरकार अपने आदेश कुछ भी निकाल सकती है और कुछ भी कर सकती है। अपन उसके लड़की में एक बच्चा गलत एडमिट हो गया, हाँ, गलत एडमिशन हो गया, तो उसका बाई नेम कमेटी के मेंबर और जो थे उनके नाम लेटर आए। हाँ, ऐसा तो वो तो प्रिंसिपल से पूछा जाना चाहिए ना, तो प्रिंसिपल आपसे पूछेगा। नहीं, ये थोड़ा सा मैटर डिस्प्यूटेड है। जैसे मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर का नहीं, मैं फर्स्ट ईयर का एग्जांपल देता हूँ। ये जो मैंने जो अनुदेशिका की पालना में है, जैसे हर साल क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे झारखंड स्टेट ओपन स्कूल का आ गया और वो रिजेक्ट होना चाहिए, और वो नोडल सेंटर से बाय डिफॉल्ट यस होके आ जाता है, और फिर हमारा वापिस सेकंड पॉइंट चेक किया जाता है। ये जैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, तो ये आप मान के चलिए कि जैसे सेंट्रलाइज में लगभग 3000 सीट का एडमिशन होता है, और डायरेक्ट में लगभग 6000 सीट का एडमिशन होता है। तो जो सेंट्रलाइज एडमिशन का जो प्रोसेस होता है हमारे, तो स्टूडेंट 10th की मार्कशीट अपलोड करता है, और हमारे कंप्लीट एक कमेटी टीम बनाई जाती है, और उनको फार्म को हर एक को 100 अलॉट किए जाते हैं, और वो इक्विवेलेंसी चेक करता है। और जहां अगर कहीं रिजेक्शन का केस बनता है तो उसकी मेरिट ही नहीं आती है रिजेक्शन का। और दूसरा आता है डुप्लीकेट फार्म। हर एक कैंडिडेट क्या होता है कि पहले ऑप्शन फॉर्म बाई मिस्टेक गलत भर दिया, तो उसको हम भी सलाह क्या देते हैं, एक फॉर्म और भर दे, और उसका क्या करता है कि सेकंड फॉर्म वालों को वैलिड मान लेते हैं, फर्स्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं क्या पूछ रहा था? नहीं, एक मिनट, मैं उसको प्रोसेस को मेरा दूसरा क्वेश्चन मुझे नहीं पता कि जैसे अब इस बार जो लेटर एंट्री वाले हैं, मैं थोड़ा सा हटके पूछूंगा, 12th और आईटीआई में आईटीआई वालों को प्रेफरेंस दिया गया है। हाँ, आईटीआई वालों को भाई अभी जैसे 12th वालों को 95% वाले बच्चे 96% वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। नहीं, ये देखो, ये कौन डिसाइड करता है? एआईसीटी गवर्निंग बॉडी। अपने जैसे एआईसीटी अगर कह देती है साइंस मैथ्स क्लियर मींस क्लियर, 35% मींस, हाँ, एआईसीटी का फॉलो। ये जैसे लास्ट ईयर बायो को अलाउ किया, इस साल नहीं किया, ये सब एआईसीटी गवर्न करती है। अपना स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इस लेवल पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और अपना गवर्नमेंट तो इतना ही कहती है कि एआईसीटी के जो भी आती है उसको 100% फॉलो किया जाए। जैसे एजुकेशनली एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, 4-5 इस बार बायो को एलिजिबल नहीं
माना एग्रीकल्चर हाँ नहीं माना, वो ACT का है। क्या वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है कि नहीं के बेस पे, हाँ तो ये सर फाल्ट नहीं है क्या ऑनलाइन प्रोसेस में? नहीं नहीं, ऑनलाइन में तो वो चेक पॉइंट था, वो कैंडिडेट क्या कर रहा है, वो बायोलॉजी की जगह मैथ्स के मार्क्स भर के वो उस ब्रांच को ओपन कर रहा है, वो तो लॉक पॉइंट लॉक था। जैसे कैंडिडेट अगर बायोलॉजी भर देता है वो तो नहीं, ये तो सिस्टम चेक किया हुआ था। जैसे कैंडिडेट भरता है कि सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उसको फिर वो अजमेर प्रिंटिंग खुलेगी या कुछ और ब्रांच खुलेगी, और वो दूसरा ऑप्शन फॉर्म भी नहीं भर सकता। ये लॉक था, ये मिस्टेक कहाँ हुई है, सारी डायरेक्ट एडमिशन में हुई है। ये मिस्टेक्स जो हुई है वो डायरेक्ट एडमिशन में हुई है, जो ITI 1 ईयर और जो भी है वो डायरेक्ट एडमिशन में हुई है। तो ये अपन कर क्या रहे हैं, ये काइंड ऑफ अवेयरनेस है कि एडमिशन प्रोसेस को, मैंने बताया ना कि मैं वो बता रहा था कि सेंट्रलाइज एडमिशन में इस बार जैसे ये 3000 फार्म हुए तो यहाँ कमेटी से चेक कराया गया। अब जो 6000 फार्म डायरेक्ट के भी आए तो आपने नोटिस किया होगा कि न तो कोई नोडल सेंटर पर किसी प्राइवेट कॉलेज ने चेक नहीं कराया इस साल, और लास्ट ईयर भी चेक नहीं करवाया, कोई भी कॉलेज वाले नहीं आए, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो उसका रीजन क्या था कि हमने नोटिस किया है कि जैसे 33 नोडल सेंटर है, तो 4 या 5 नोडल सेंटर का काम मतलब एक काफ़ी पुअर क्वालिटी का रहता है। उसके कारण क्या होता है कि जो अनएलिजिबल कैंडिडेट है उनको एलिजिबल आ जाता है, और हमारे लेवल पर सेंट्रलाइज में चेक करने में समस्या आती है। तो फिर हमने क्या किया कि कैंडिडेट ने ऑनलाइन भराई है मार्कशीट, तो हमने सेंट्रलाइज में क्या होता है कि हमारे कुछ टीम कंटिन्यू वर्क करती है 2 महीने 3 महीने से, तो उन्हीं से 6000 फार्म चेक करवा लिए गए और नोडल सेंटर का कंसेप्ट हटा दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे आपके जो लेटरल में प्रॉब्लम आई को नोडल सेंटर को रखते हुए, और फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि यहाँ सेंट्रलाइज चेक कर लिया गया, जो भी 15-20 फार्म जो भी रिजेक्ट हुए वो उसको सेंट्रलाइज लेवल पर चेक कर लिया गया। क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है कि टीडीएस जॉब होता है कि आपके झारखंड स्टेट ओपन की मार्कशीट आ गई, अब अनुदेशिका को ओपन किया जाए, उसको चेक किया जाए और उसमें कहाँ ढूंढा जाए। और कोई स्टाफ क्या होता है कि जल्दी में होता है, जैसे तैसे होता है, या कोई प्राइवेट का कॉलेज का स्टाफ मैनिपुलेशन करके आपसे अप्रूव करवा के या बाई प्रेशर अप्रूव करवा के लेकर चला जाता है। हाँ, डायरेक्ट का एडमिशन तो अपलोड तो करते हैं, तो उसके मैंने कह रहा हूँ ना, इस बार नोडल सेंटर के थ्रू चेक होना चाहिए। नहीं, सिस्टम रिजेक्ट कैसे कर दे आप, उसका कोई ऐसा बताओ मेरे को सिस्टम कि किसी राजस्थान झारखंड स्टेट ओपन स्कूल का फॉर्म भरा, वो कैंडिडेट क्या करता है, साइंस मैथ्स अगर नहीं सब्जेक्ट होते हुए भी साइंस मैथ्स लिख देता है, नहीं तो वो वहीं से चेक पॉइंट हो जाए कि अगर साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं फिल कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ही चेक हो गया। साइंस देखो हाँ नहीं है तो मार्क्स भर रहा है, वो कैंडिडेट क्या है कि एक फॉल्ट। अब हाँ, ये बात अब लीगल देखो FIR होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अब हमारा जो कंसेप्ट है, मैं आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ, किसी भी कॉलेज में किसी भी प्रिंसिपल से किसी भी स्टाफ से अगर टॉलरेबल या एक रेंज में मिस्टेक्स हो गई है तो उसको अगर नियम में रहते हुए बिफोर टाइम उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है और उसके स्टाफ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, अब हार्ड एक्शन तो मैंने कहा ना कि आप अगर 2 मिनट लेट आओ तो भी कलेक्टर आके क्रॉस लगा दे और आपको 17 CC का नोटिस दे सकता है। ठीक है ना, अब आप FIR वो अगर दूसरी बातें हैं, ये तो सब उलझने वाली बातें हैं। ठीक है ना, अब कोई भी स्टाफ से आज मेरे से मिस्टेक हो सकती है, कोई मैं काम करता हूं मेरे से मिस्टेक हो सकती है, अगर वो देखा जाता है कि उसका इंटेंशन क्या था, मतलब मिस्टेक देखने वाला का इंटेंशन क्या था कि भाई वो हाँ प्राइवेट वाले जान, तो इसलिए इस बार हमने क्या किया, मैंने बताया ना 6000 फार्म थे, सेंट्रलाइज ज्यादातर प्राइवेट के थे, गवर्नमेंट में भी काफी मिस्टेक्स आई, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया और उनको इन्फॉर्म कर दिया भाई अब झारखंड स्टेट ओपन की मार्कशीट दी है तो उसको तो रिजेक्ट ही होगी, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो जस्ट इंटीमेट कर दिया कि ये कैंडिडेट रिजेक्टेड है, इसको एडमिशन से हटा दिया गया। क्यों, उसके पास कोई दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर जैसे ओपन स्कूल गए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में मैक्सिमम मार्कशीट उसकी रिजेक्ट होती है जिसके साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट नहीं होते। तो अब दूसरी, जैसे मैंने कहा ना, लीगल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल किसी स्टाफ को कुछ भी कर सकता है, एक छोटे से मिस्टेक्स पर हैवी पनिशमेंट दे सकता है, टॉलरेट कर सकता है। पर हमारा क्या मानना है कि अपनी समझ से और अपन इस सिस्टम में है, पॉलिटेक्निक सिस्टम में बेटर क्या कर सकते हैं उसके लिए सोचना है, एडमिशन मैक्सिमम कैसे हो उस पर वर्क करना है। मिस्टेक कोई भी कर सकता है, आपका कलीग कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, स्टूडेंट मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम में भी मिस्टेक करता है, चीटिंग में पकड़ा जाता है तो एक सर्टेन रूल्स है, उस रूल्स में पनिशमेंट हो जाता है। और जहाँ अगर पनिश डिसाइड नहीं है तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, नहीं रखते हुए पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए कोई प्रोसेस में अगर आपको चेंज की रिक्वायरमेंट है तो वो आप बता दीजिए ताकि इसको 2023-24 की बुकलेट में
ऐड कर लिया जाए। या एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो। सर एडमिशन प्रोसेस है थोड़ा पहले कर दे तो बेहतर रहेगा कि जो बच्चे कॉलेजेस में चले जाते हैं एडमिशन्स के लिए और हमारे पास जो बच्चे आते हैं बिल्कुल बचे कुछ बच्चे आते हैं या तो नहीं, उसका रीजन है कि इस बार मेरे ख्याल से 10th का बोर्ड का रिजल्ट बहुत लेट आया, सीबीएसई का काफी लेट आया। नहीं जब सब जगह एडमिशन हो जाते हैं उसके बाद में इसी साल नहीं, इसका देखो एक रीजन मैं बताता हूँ, एडमिशन अर्ली कर लें तो भी एडमिशन कम होते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले कब तक वेट करते हैं? करके हम उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देना। नहीं वो 6 महीने एडमिशन प्रोसेस में, जैसे आज किसी का एडमिशन मई में हो गया और उसको पता चला कि क्लास कब शुरू होगी, अक्टूबर में शुरू होगी, तो वो भी बहुत ऑड सिचुएशन हो जाती है। तो नहीं करते हम, मान लीजिए जुलाई तक भी करते होता है, हमारा अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है लगभग और अक्टूबर नवंबर। नहीं, आपको बताओगे मैं रिड्यूस प्रोसेस में कैसे हो सकता है? सेंट्रलाइज एडमिशन में फॉर्म फिल करने के 20 डेज तो देने ही देने, और उसके बाद पूरी एडमिशन की जो प्रक्रिया है ना वो 15 अगस्त तक हर हालत में पूरी करनी है। हाँ, जैसे सर जब 10th का रिजल्ट आ रहा होता है या 10th का बच्चा है तो उसके पेरेंट्स या वो बच्चा 2-3 महीने पहले से प्लानिंग करने लग जाता है कि मुझे क्या करना है। हाँ ठीक है। अब हमारा क्या रिजल्ट के भी 15 दिन बाद निकल के आता है, तब तक वो प्लान कर रहा होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन ऐसे निकाला जाए, फॉर्म पहले निकाल दिया जाए और मार्कशीट जो उसकी 10th वाली है उसके लिए वो एडिटेबल रहे। नहीं, ये देखो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसको एडमिशन प्रोसेस बढ़ाने के लिए सरकार ने देखो इस साल भी मंत्री जी ने मीटिंग ली थी, उसके मिनट्स के अकॉर्डिंग कॉलेज में इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप हर कॉलेज वाले स्टाफ्स स्कूल्स में जाएंगे, बच्चे को अवेयर करेंगे 10th पास को, और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी बताएंगे, डिप्लोमा के में इंपॉर्टेंस बताएंगे। जैसे अभी अग्निवीर में डिप्लोमा के एक सर्टिफिकेट और ITI के सर्टिफिकेट के अच्छे मार्क्स दे रखे हैं, तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस करके, और जिसमें बेस्ट जो वर्क किया जा रहा है अभी झालावाड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज से, मतलब कुछ वो प्रिंसिपल्स राजुल गोयल मैडम एक्स्ट्रा वर्क करती है, और वो मतलब ये एडमिशन प्रोसेस के लिए जब एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है, सैटरडे संडे कोई भी नया हॉलीडे है उस दिन कॉलेज ओपन रहती है। कैंडिडेट को फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए कहीं नहीं जाना है, बस कैंडिडेट आ गया तो कि भाई मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, वहीं उसको पकड़ लिया और वहीं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए। फीस उससे अगर कहीं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, कैश ले लिए, वहाँ मैडम डिपॉजिट कर देती है, और जो भी प्रोसेस है उसके बाद स्टूडेंट बिल्कुल और उसको हर इंफॉर्मेशन देनी कि ये नोडल सेंटर की डेट आ गई, 1000 डिपॉजिट कराना है तो बस उसको कैंडिडेट को आना है, फोटोकॉपी जीरोक्स डॉक्यूमेंट वहीं होंगे। अब इसका मतलब कोई भी कॉलेज का प्रिंसिपल किसी भी लेवल पर स्टूडेंट के लिए हेल्प कर सकता है, उसका कोई ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि ये नेट कहाँ यूज़ लिया गया, या पेपर की रीम बच्चों को अगर जीरोक्स करके दे दी तो कौन इसका कोई हिसाब किताब पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछता। तो मैं बता रहा ना, जैसे झालावाड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज एक्स्ट्रा वर्क करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करती है, एक्सीलेंट वर्क करती है, और उसके कारण इस बार एडमिशन की भी जो लास्ट 3-4 सालों से एकदम से बूस्ट आ गया एडमिशन में। तो मैंने कहा ना कि किसी को भी मैं आपको बाई फोर्स किसी से भी कुछ भी काम नहीं करवा सकता, ये आप मान के चलिए। मैं आपको कह दूं नहीं कॉलेज आना है, ठीक है 10 बजे आ गए, मैं कह दूं आज दिन भर में इतना काम करना है, ये चाहे काम करे नहीं करे ये इनकी चॉइस है, और कोई हार्डशिप नहीं होती हमारा। मैंने कहा ना हमारा जो फॉर्मूला है, हम इंचार्ज हैं, तो कोई ऐसा नहीं होता कि किसी भी कॉलेज में किसी भी प्रिंसिपल से कोई भी मिस्टेक हो गई हो और विद इन टाइम फ्रेम में हो गई हो और हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं हमारे लेवल पर, तो उसको विदाउट इंटीमेट बस वो सूचना देता है। अब वो क्या होता है कि जैसे मिस्टेक्स हो गई और 3 महीने बाद बोलता है, 6 महीने बाद बोलता है, टाइम फ्रेम जाने के बाद बोलता है, उसको हम नहीं कर सकते। और हमारी तरफ से फर्स्ट ईयर की तरफ से किसी भी राजस्थान में किसी भी कॉलेज में ऐसा कोई हार्ड लेटर इशू नहीं होता है कि भाई आपने ये मिस्टेक्स की है, ठीक है ना। क्यों हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आप इसको अवेयर कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या, और एडमिशन प्रोसेस तो हर साल चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो इसको बिल्कुल। सर वो जैसे आप 300 रुपये की एडमिशन फीस लेते हैं ना सर, हाँ वो 310 होता है। हाँ 310 होता है, तो 300 नहीं 10 रुपये ई मित्र के पास जाता है, फिर उसके बाद जो प्लेटफॉर्म होता है उससे ट्रांजेक्शन चार्ज अलग होते हैं, तो थोड़ा उसको आप 300 करें और ट्रांजेक्शन चार्ज ही लीजिए। नहीं ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का है 300। और इससे यही तो झालावाड़ पर राजुल गोयल मैडम क्या करती है, वो 10 रुपये ऑनलाइन के फॉर्म भरते हैं, बाकी तो ई मित्र वाला नेट के चार्जेस डॉक्यूमेंट अपलोड के करते हैं झालावाड़ से। तो आपको कैंडिडेट को कितनी सुविधा मिलती है आप बता दीजिए, और बस स्टाफ परेशान होता है,
स्टाफ को बिल्कुल मैडम टाइट रखती है और ये अलॉट करती है वर्क और बिल्कुल और तो संडे को कॉल करती है कि नहीं करती एडमिशन के रिगार्डिंग? क्यों मेरे पास संडे को कॉल आता है कि हमारे कॉलेज खुली है और ये इतने स्टूडेंट आ गए और ये है। मतलब जैसे मैं एक ऐसे टॉलरेट का मतलब बात बताता हूँ कि कोई कैंडिडेट ने नोडल सेंटर पर एक दिन बाद कैसे आया, या जैसे कोई मैनिपुलेशन हमारे तरफ से अगर कोई प्रिंसिपल एडमिशन की संख्या बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहा है और एज पर रूल है तो हम भी उसको अलाउ करते हैं जहां तक हो सके। हाँ एडमिशन बढ़ाने के लिए एक सुझाव है मेरा हाँ कि जो फैकल्टी है उनके जैसे पारिवारिक सदस्य रहते हैं तो उनके बच्चों को यदि रिजर्वेशन दे दिया जाए। नहीं किन के बच्चों को कह रहे हो आप? जो फैकल्टी है, हाँ फैकल्टी है, इसमें उनके जो ब्रदर है तो उनके बच्चे कमजोर रह जाते हैं तो यदि मैं क्या करूं? आज फैकल्टी के बच्चे कमजोर रह जाएं, पहले बात तो ये वो फैकल्टी पर ऑब्जेक्शनेबल है, वो बच्चे एक्सीलेंट होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, नहीं हमारे जोधपुर पॉलिटेक्निक का एक एग्जांपल बताता हूं, कई फैकल्टी के बच्चे, और उन्होंने ये एक चैनल लिया है कि क्या होता है कि एमबीएम में सिविल मिल नहीं मिलती जेई मेंस के थ्रू, और मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के बच्चे डॉक्टर वो यहाँ पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में और डिप्लोमा एक्सीलेंट करके जाते हैं और सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। मेरा कहने मतलब ये है जैसे कि जो मैं फैकल्टी और मेरे जो ब्रदर है परिवार में और भी सदस्य है जो सर नाम जुड़ा हुआ है उनको बच्चों के लिए रिजर्वेशन दे दी जाए। मेरे बच्चे नहीं उनके बच्चों को रिजर्वेशन दे दी जाए। कई जगह मैंने सुना है कि ये नहीं, मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 4-5 कॉलेज को छोड़ते हुए एडमिशन प्रोसेस रिजर्वेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ज़्यादा बेटर है कि उनके बच्चे तो एक्सीलेंट करने चाहिए। अगर बच्चे स्टाफ के बच्चे एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज में अगर टॉप नहीं करते हैं तो वो ये कहीं स्टाफ का फॉल्ट है कि कहीं अगर कोई कोर्स नहीं रिलेटिव के तो भी आपके ही हुए, मतलब रिलेटिव को आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना है और उसको क्लास में अच्छे से पढ़ाना है जिससे कि वो क्लास में टॉप कर सके कॉलेज में। नहीं प्रोसेस नहीं प्रोसेस आप देखोगे 20 डेज फॉर्म भरने के, उसके बाद अलॉटमेंट का जो मिनिमम डेज है सारे वो मिनिमम डेज है, और विद इन हमको एक्सटेंड करना पड़ता है कि कई कॉलेजों से प्रिंसिपल से आते हैं ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ।